नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद से है। 3 मई की ये घटना है। अभी तो हम जुलाई में हैं, जुलाई के शुरुआती दिनों में, और ये घटना है मई महीने के शुरुआती दिनों की। टाटा स्टील के एक सीनियर ऑफिसर जो बेसिकली टाटा स्टील के बिजनेस हेड हैं, उनका नाम है विनय त्यागी, बिजनेस हेड थे वो, जो है कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र होकर कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली के पास ही गुरुग्राम में उनका ऑफिस था, जहां पर ट्रांसफ़र के बाद उनको ज्वाइन करना था। उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने ड्यूटी करने की शुरुआत की, अपने काम पर जाने की शुरुआत की। चूँकि गाज़ियाबाद से गुरुग्राम का फासला काफ़ी ज़्यादा है, गाज़ियाबाद में उनका घर था, तो उन्होंने तय किया कि वो मेट्रो से ही आना जाना करेंगे और ट्रैफिक से भी बचेंगे। ये सारी बातें, इंसान कहीं पर भी जाता है नई जगह तो इवेलुएट करता है और उस हिसाब से फैसला करता है। तो जो नेशनल बिजनेस हेड थे टाटा स्टील के, विनय त्यागी, वो मेट्रो से ही आना जाना करने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर 3 मई की तारीख आई। 3 मई को वो मेट्रो से गाज़ियाबाद के ही नियर बाई मेट्रो स्टेशन में उतरे। इंदिरापुरम के पास ही उनका घर था विनय त्यागी का। और उतरने के साथ ही रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि बस अब कुछ ही देर बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं मेट्रो से उतर गया हूं और घर की तरफ आ रहा हूं। लेकिन 11 के बाद 12 बज गए, 12 के बाद 12:30, 1 बज गए, वो घर नहीं आए। अब घर वाले परेशान हो गए, बल्कि घर वाले काफ़ी पहले ही परेशान हो गए थे और उन्होंने विनय त्यागी को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। मगर दुर्भाग्य से उनका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। घर वालों ने कुछ देर तक इंतज़ार किया, सोचा कि हो सकता है मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही तो बात हुई है और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कोई सुनसान बियावान इलाका भी नहीं है, शहर के बीचों बीच का मामला है, मेट्रो से उतर कर आ रहे हैं। तो वो कुछ देर तक इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब इंतज़ार हद से लंबा होने लगा तो घर वाले परेशान हुए और वो फिर विनय त्यागी को अपने तौर पर ढूंढने के लिए निकले। सबसे पहले परिवार के लोग एक गाड़ी में निकले, उसमें उनकी बीवी, बच्चे और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद उनके पिता भी थे, जो विनय को ढूंढने के लिए घर से निकले। और निकलने के बाद उनकी मंजिल जो है मेट्रो स्टेशन की तरफ ही थी। वो मेट्रो स्टेशन की तरफ गए, उन्होंने देखा, लेकिन विनय का कोई अता पता नहीं था। आसपास कुछ लोगों से रास्ते में उन्होंने पूछताछ की, मेट्रो स्टेशन के आसपास कुछ लोगों से पूछा, लेकिन ऐसे तो कोई विनय को पहचानता नहीं था, तो कोई बता भी नहीं पाया कि वो मेट्रो से कब उतरे, निकले, कहाँ गए। कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। वो अपने लेवल पर, परिवार के लोग अब विनय की तलाश कर रहे थे। लेकिन देर रात को उन्होंने देखा कि उनके घर के रास्ते पर एक नाले में कोई इंसान गिरा हुआ है और वहाँ कुछ लोगों की भीड़ भी है और एक जो इंसान गिरा है उसका हाथ नाले से बाहर नज़र आ रहा है। अब इनके मन में जो है दुश्चिंता तो थी ही, बुरे ख्याल भी आ रहे थे और परेशान भी थे वो। तो वो उस नाले के करीब गए और जो सबसे बुरी बात, सबसे सदमे वाली बात हो सकती है, वही चीज़ हो गई। विनय त्यागी उस नाले में पड़े हुए थे और उनका हाथ जो है नाले से बाहर निकला हुआ था। घर वाले देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई, वो रोने लगे और किसी तरह से उन्होंने विनय को वहाँ से बाहर निकाला और फ़ौरन उन्हें उठाकर नज़दीक के नरेंद्र मोहन अस्पताल ले गए। नरेंद्र मोहन अस्पताल में तुरंत उनको मेडिकल एड की तैयारी की गई, दी जाने लगी। लेकिन डॉक्टरों ने इससे पहले कि मेडिकल एड वो प्रॉपरली दे पाते, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि विनय त्यागी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जीवित नहीं है। विनय के गले में और जिस्म के कुछ दूसरे हिस्सों में चाकू के निशान मौजूद थे, यानी उन्हें चाकू मारा गया था और चाकू मार के उन्हें नाले में गिरा दिया गया था। उनका लैपटॉप, बैग और दूसरी चीज़ें भी गायब थी। और इस पूरे घटनाक्रम को देखने, सुनने और समझने के बाद घर वालों को ये लगा कि ये मामला लूटपाट का है और शायद लूटपाट की वजह से ही विनय की हत्या भी कर दी गई। चूँकि मामला मेडिको लीगल था, एक इंसान की हत्या हुई थी, वो भी शहर के बीचों बीच, और वो भी लूटपाट के इरादे से, ऐसा समझ में आ रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। लेकिन लूटपाट से पहले पुलिस ने और अलग अलग एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई। पुलिस ने देखा कोई दोस्ती, दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू कुछ तो नहीं है।
लेकिन सारे एंगल पुलिस एक एक करके एक्सप्लोर करती गई और उनको क्रॉस करती गई, क्योंकि वो सारी संभावनाएं जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। अब पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये मामला लूटपाट का ही है, लूटपाट का ही हो सकता है। पुलिस ने अब उस पूरे रूट में तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो उस मेट्रो स्टेशन से इनके घर के बीच की है, उनको पुलिस ने स्कैन करने की शुरुआत की। टाइम फ्रेम का पुलिस को पता था, 3 जुलाई की बात थी और रात का वक्त था 11 बजे के बाद का। तो पुलिस ने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद पुलिस को एग्जैक्ट सीक्वेंस तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आया ऑफ कोर्स, लेकिन पुलिस को एक संदिग्ध बाइक के बारे में पता चला, जिस बाइक में 4 लड़के, 4 नौजवान बैठकर उस इलाके में रात के वक्त घूमते हुए नज़र आ रहे थे और एक एक करके वो कई बार अलग अलग कैमरों में नज़र आए। अब आपको पता है ट्रिपल राइडिंग जो है वो कानूनन जुर्म है और ट्रैफिक वायलेशन है, सज़ा होती है, चालान होता है। यहाँ तो 4 लोग बाइक पर बैठे हुए थे, तो ऐसी हरकत जो है आमतौर पर अच्छे लड़के जिसे हम कहेंगे वो नहीं कर सकते। तो कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी हो सकता है, कोई बदमाश हो सकता है, पुलिस को इस बात की आशंका थी और अब उन्होंने इस बाइक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की और उस बाइक को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी आइडेंटिफाई कर लिया कि बाइक पर सवार लोग कौन हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। पता चला कि इनमें से ये जो 4 लोग हैं, इनमें से कुछ का ताल्लुक दिल्ली से है और कुछ गाज़ियाबाद के हैं और ये चारों के चारों, ये जो लड़के हैं ये नशेड़ी हैं, नशे के आदी हैं। इनके नाम हैं लवकुश, युग, दक्ष उर्फ अक्की और आमिर। अब पुलिस ने इनकी पहचान कर ली थी, लेकिन इनके ठिकानों पर अगर पुलिस दबिश देती तो जाहिर सी बात है ये और अलर्ट हो जाते। तो पुलिस ने अब इनको पकड़ने के लिए सही मौके का पुलिस इंतज़ार करने लगी। अल्टीमेटली पुलिस के मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली 6 दिन बाद, यानी 9 मई को, कि ये लोग गाज़ियाबाद में ही लोनी एक एरिया है, वहाँ से राजनगर एक्सटेंशन की तरफ आज रात को बाइक से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उस रास्ते पर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद मुखबिर की जानकारी बिल्कुल सही थी, ये चारों बाइक पर सवार होकर वहाँ से तकरीबन 1 हफ्ते बाद, 6 रोज़ बाद गुज़र रहे थे और इनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। और जैसा कि होता है, जो क्रिमिनल होता है और उन्हें पता होता है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है, क्योंकि अगर किसी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है तो उनके मन में तो पहले ही चोर है, वो तो ऐसे भी पुलिस से भागते फिर रहे हैं। तो जब पुलिस ने नाका लगाकर इनको रुकने का इशारा किया तो ये लोग भागने की कोशिश करने लगे और उन्होंने अपनी बाइक तेज़ कर दी। पुलिस वाले पहले से तैयार थे, उन्हें तो इनपुट ही थी। पुलिस ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और पीछा करने के दौरान काफ़ी दूर तक उन्होंने इन बाइकर का पीछा किया और एक और लोकेलिटी है पार्श्वनाथ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के पास जाकर इनकी बाइक जो है वो स्लिप हो गई और ज़मीन पर गिर गए ये सारे के सारे लोग। इसके बाद पुलिस ने उनको कहा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड लोग आसानी से मानते नहीं। उनमें से एक ने पुलिस पर फायरिंग करने की शुरुआत कर दी। पुलिस ने मना किया, रोका, लेकिन नहीं माने। एक सब इंस्पेक्टर को इत्तेफाक से, बदकिस्मती से गोली भी लग गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में एक क्रिमिनल जो है उसे गोली लगी, जिसका नाम है दक्ष उर्फ अक्की, और बाकी 2 पुलिस के कब्जे में आ गए। पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया और एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस दक्ष उर्फ अक्की को अस्पताल लेकर गई और अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। ये दक्ष जो है ये बहुत आले दर्जे का नशेड़ी था और नशे के लिए लूटपाट करना, किसी भी हद से गुजर जाना इसकी आदत थी। एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक ट्रांसजेंडर था, यानी जिसे यूनक कहते हैं और किन्नर जिसे हम कह सकते हैं। तो ये एक किन्नर था और क्रिमिनल भी था, नशेड़ी भी था। अब सवाल ये है कि अगर ये चाहते तो सिर्फ लूटपाट कर सकते थे विनय त्यागी से, क्योंकि 4 लोग थे। अगर गन दिखाते या चाकू भी दिखा देते तो जाहिर है विनय त्यागी कोई पहलवान तो थे नहीं कि इनसे भिड़ जाते, मना कर, मतलब उनको देना पड़ता अपना मोबाइल फ़ोन, रुपए पैसे या लैपटॉप जो भी है। तो इन लोगों ने विनय त्यागी की हत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस ने जब बाकी 2 लोगों को पकड़ा और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने एक अलग कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो लूटपाट के इरादे से ही घूम रहे थे, शिकार की तलाश में थे और इसी बीच रात को तकरीबन 11 बजे उनकी नज़र विनय त्यागी पर पड़ी, जो अपने साथ लैपटॉप का बैग लेकर चले जा रहे थे। अंधेरी जगह पर पहुंचकर उन्होंने विनय त्यागी को रोका और रोककर उनसे उनकी कीमती चीज़ें गन पॉइंट पर, चाकू के नोक पर मांगने लगे। विनय त्यागी अपनी चीज़ें उसके हवाले, इन लुटेरों के हवाले कर ही रहे थे। तब तक ये अक्की जो है
ये ओवर एक्साइटमेंट कह ले या ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी वाली या बेवकूफ़ी वाली जो भी कहें, ये बाइक से उतरा और उतरते ही इसने ताबड़तोड़ विनय त्यागी के गले में एक के बाद एक कई चाकू से वार कर दिए। विनय त्यागी लूटपाट का शिकार तो हो ही रहे थे, कीमती चीज़ें लड़कों ने लूट ली। उसके बाद चाकू से वार करने के बाद जब विनय की हालत बिगड़ गई तो उन्होंने घसीट कर उसे नाले में गिरा दिया और फिर ये सारे लोग वहाँ से फरार हो गए। उन्हें तब ये नहीं पता था कि विनय त्यागी की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि विनय त्यागी जिससे चाकू मारा था अक्की ने, उसकी मौत हो गई। तो ये पकड़े गए क्रिमिनल ने अक्की के इस बेवकूफ़ी भरे और क्रिमिनल माइंडेड एक्ट के बारे में बताया, लेकिन अब अक्की इस दुनिया से दूर जा चुका था क्योंकि पुलिस की गोली का शिकार बनकर उसकी मौत हो चुकी थी। अब आप लोगों से एक सवाल, वो सवाल ये कि आमतौर पर हम कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को आप कम कीमती या किसी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कीमती नहीं मान सकते। हर इंसान बराबर है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसा क्रिमिनल जिसका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, जो सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा हो, नशा कर रहा हो, लूटपाट चोरी में इन्वॉल्व हो, डकैती में इन्वॉल्व हो, किसी की जान ले रहा हो, उसकी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। और एक ऐसा आदमी जो नेशन बिल्डिंग में मदद कर रहा हो, टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी का नेशनल बिजनेस हेड हो, जाहिर है वो आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा, टाटा स्टील को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उस आदमी ने अपना कितना बड़ा रोल निभाया होगा। उस आदमी की ज़िंदगी और उस आदमी की ज़िंदगी का वैल्यू, उस आदमी का फैमिली, उस आदमी की फैमिली के लिए उसका वैल्यू, वो कितनी अलग चीज़ थी। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, आँख के बदले आँख। यहाँ विनय त्यागी जो टाटा स्टील के हेड थे, उनकी हत्या हो गई और हत्या होने के बाद पुलिस ने जो क्रिमिनल जिसने उनकी हत्या की उसे भी एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। देखा जाए तो इंसाफ हो गया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन क्या ये बराबर हुआ? क्या विनय त्यागी के परिवार के लोग कभी अपने आप को इस बात का दिलासा या संतोष दे पाएंगे कि चलिए उनके बेटे के साथ जो हुआ उनको मारने वाले क्रिमिनल की भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया? तो बेसिकली देखा जाए तो ये पुलिस की कमी भी है कि इस तरह की घटनाओं पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पाती। लेकिन सिर्फ पुलिस की भी बात नहीं है, समाज में भी कमी है। जो घर के लोग हैं वो अपने बच्चों पर भी काबू नहीं रख पाते। बच्चे नशे के आदी हैं, 3-3 4-4 दिनों तक बाहर रहते हैं, माँ बाप को खबर नहीं होती, पता नहीं चलता। एक पुलिस अकेली क्या क्या करेगी, कहाँ कहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखेगी, और जितनी आबादी है उसके मुकाबले पुलिस वालों की संख्या भी कम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ। तो इस घटना और इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके पीछे छुपे जो लोग थे उनके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं यही सोच रहा था कि देखा जाए तो एक इंसान की ज़िंदगी के बदले उसकी ज़िंदगी छीनने वाले की ज़िंदगी कानून ने या पुलिस ने ले ली और एनकाउंटर में ले ली, लेकिन यह हिसाब बराबर नहीं हुआ। जो नुकसान विनय त्यागी और उसके परिवार को हुआ, मुझे नहीं लगता कि उस ट्रांसजेंडर किन्नर के जाने से समाज को या उसके घर वालों को कोई ऐसा नुकसान हुआ होगा। तो खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको पता है, इस वक्त जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक सत्संग स्थल पर भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो आज थोड़ी कर्म व्यस्तता मेरी ज़्यादा है, तो इसलिए सवाल जवाब और कमेंट्स का सिलसिला आज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करेंगे। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप यूँ ही इस शो को, इस प्रोग्राम को देखते रहें और अपनी राय देते रहें। और आज जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है उस पर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।